विजय कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे में उसे चुनौती देना, उसे हराना, अगर आपकी ही पार्टी में बिखराव दिखाई देगा, एक समन्वय का अभाव दिखाई देगा, अगर यही पता नहीं चलेगा लोगों को कि वोट आपकी पार्टी को डालना है या सपा को डालना है, या फिर दोनों का अंदरूनी विलय हो चुका है, किस तरीके से आप देखते हैं आगामी चुनाव को? क्योंकि ये भी कहा गया कि इस बार के जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें पीछे से आपने अपना सपोर्ट दिया समाजवादी पार्टी को, यही वजह थी कि उनकी अच्छी खासी सीटें भी आई। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां थीं, अभी तक सभी नीतियों में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। पहले तो इन्होंने नोटबंदी लागू की। नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। उसके बाद जीएसटी लाए। जब जीएसटी लाए तो इन्होंने कहा था कि एक ही कर लगेगा, लेकिन एक कर की वजह से जितना भ्रष्टाचार फैला है उत्तर प्रदेश में, हर आदमी भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है। उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी आई, वैश्विक बीमारी, इसमें भी असफल रहे और यहां तक वैक्सीन तक नहीं दे पाए, ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, और जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए। तो जब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां असफल रही हैं, तो फिर हमने इसलिए सोचा है कि जितने भी समान विचारधारा की पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, एक हो जाएं, और जैसे ये एक होंगे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इससे पहले वाला सेशन भी हमने देखा, निषाद पार्टी से जुड़े हुए लोग, राजभर जी क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना। देखिए, आपने सुना भी होगा, मेरी पहली तो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। तो और सर आपने फिर अलग पार्टी का गठन क्यों किया? अब आप 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं। ये 2018 के आपके पार्टी के गठन के बाद का पहला चुनाव होगा। किस तरह की चुनौतियां हैं आपकी पार्टी के सामने, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी अभी भी फोर फ्रंट में है आपके लिए? देखिए, ये जो कुछ हुआ है हमारे परिवार में, या अगर नेताजी की बात क्या हुआ है सर, यही तो सब जानना चाहते हैं। नेताजी की बात अगर मानी गई होती, और वो जैसा कि आपने अभी कहा, पंचायत के चुनाव में, जो अभी पंचायत का चुनाव हुआ है, आपको देखने को मिला होगा, लोग पर्चा नहीं भर पाए, छीने गए हाथ से, यहां तक कि महिलाओं का पल्लू भी खींचा गया है। पल्लू भी फिर लोकतंत्र बचा कहां? फिर तो सीधा सीधा लोकतंत्र का गला घोंटा गया है इस चुनाव में। लेकिन आरोप तो जब आपकी सरकार थी तब ज्यादा लगते थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि उस समय गुंडा राज था, उस समय किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, अगर कहीं पर भी कोई भी गलती करता है, अगर कानून की अवहेलना करता है, संविधान के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जात के, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर कहीं पर भी संविधान की अवहेलना अगर करेगा तो वो तो गलत है। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर चुनाव ना लड़ा जाए। इन सबसे ऊपर क्या है मुद्दा? राम मंदिर का मुद्दा ये अहम मुद्दा होगा? और क्या मानते हैं आप, इससे ध्रुवीकरण होगा? देखिए, भगवान राम तो एक विचार और आस्था के प्रतीक थे। अब वो मुद्दा तो खत्म हो चुका है, कोर्ट ने मुद्दा खत्म कर दिया, मंदिर बनेगा। कल तो योगी जी गए ना सर, वहाँ शिलान्यास का 1 साल हुआ, वहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अच्छा, मंदिर और राम और इनमें तो सबको आस्था है, मुझको आस्था है, और जैसे ही मंदिर बनेगा सबसे पहले हम जाएंगे, दर्शन करेंगे रामलला के, बने तो। आपने कहा कि आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद सब कुछ अखिलेश पाएंगे आगामी चुनाव में। कल उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण साइकिल रैली करी, आप उसमें शिरकत नहीं कर पाए या फिर जानकर नहीं गए? देखिए, उनकी पार्टी अभी समाजवादी पार्टी
अलग है, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अलग है, अलग है। अलग है, पर बतौर चाचा ही चले जाते हैं आप आशीर्वाद दे आते अपने भतीजे को। अब हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही इसी सवाल के साथ करी थी, आपने कहा कि मेरा आशीर्वाद प्राप्त तो है। जो मैंने कहा, मैंने समय पर समय मांगा, समय नहीं मिला है, समय नहीं मिला है। लेकिन मैं जानता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी जब मेरा तो 40 साल का समाजवादी जो सफर है, जो मैंने नेताजी के साथ काम किया है, नेताजी ने दुश्मनों को भी गले लगाया और गले लगा करके उन्हें संतुष्ट किया है और संतुष्ट करके आगे बढ़े हैं। ये किस दुश्मन की बात कर रहे हैं आप? आजम खान की बात कर रहे हैं? आजम साहब दुश्मन नहीं थे। आपको लगता अगर नहीं उनके साथ? आपको जानकारी है तो पता कर लेना। आपको लगता है कि गले लगाया है, मैंने आपको कहा लगता है गले कि उनके लगाया साथ और अन्याय आगे हुआ है बढ़े सर? हैं, बढ़े हैं। आजम खान दुश्मन नहीं थे, साथी थे। और नेताजी ने दुश्मनों को भी, मैंने कहा, गले लगाया, वो तो साथी थे। समाजवादी परिवार में और जितने भी समाजवादी लोग हैं, एक परिवार के रूप में रह करके चले हैं, तब पार्टी इतनी बड़ी है। नेताजी तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार रक्षा मंत्री बने हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है। और उसी तरीके से अगर भतीजा चले तो मुझे क्या ऐतराज, नेताजी की राह पर चले। अगर जो अगर मतलब नहीं चलते हैं इस तरीके के, हैं? इस तरीके से जो रास्ते बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं बदल रहा है रहते, रास्ता? स्थिर नहीं रहते हैं। कौन नहीं स्थिर रह रहा है? अभी आप नाम ही नहीं ले रहे किसी का। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। साइकिल की हवा निकालने में कौन लगा हुआ है? देखिए हम लोगों ने तो साइकिल को इतना बढ़ाया है, नेताजी के साथ साइकिल को बढ़ाया है। हम लोगों ने 25 साल काम किया है, बढ़ाया है। हवा निकालने वाले तो आप लोगों को पता होगा, मुझको पता तो नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से। आप लोगों को ज्यादा जानकारी होती है, कार्यकर्ताओं को ज्यादा जानकारी होती है, लेकिन हमने हवा निकालने का काम नहीं किया है। जो रास्ते से भटकता है, समाजवादी विचारधारा से जो लोग भटके हैं, और अभी मैंने चुनाव में देखा है, अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, मैंने तो ऐसा कभी समाजवादी पार्टी में जब काम किया था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी के लोग लुटे पिटे और ठगे, ये मैंने कभी समाजवादी पार्टी में नहीं देखा था। जो समाजवादी में हुआ है तो कष्ट तो होता ही है। इतने जब 40 साल का हमारा समाजवादी सफर रहा है, मैंने बड़े बड़े उतार चढ़ाव भी देखे, मैंने सरकारें बनाई हैं, गिराई हैं, तो मैंने बहुत कुछ समाजवादी में काम किया है। और जब देखा मैंने कि समाजवादी पार्टी के इस जिला पंचायत के चुनाव में लुटे पिटे और ठगे, तो कष्ट तो होता ही है। बहुत पीड़ा है आपको, लेकिन ये पीड़ा वैचारिक है, राजनीतिक है, या फिर पारिवारिक है? देखिए, मैंने तो नेताजी से सीखा। नेताजी ने हमेशा परिवार को लेके चले, फिर गांव को लेके चले, फिर पूरी समाजवादी पार्टी को लेकर के चले। हम तो उसी राह पर चल रहे। और जब तक देखिए, जब तक कोई भी पार्टी हो, जब तक पार्टी में त्याग और संघर्ष करने वाले लोग नहीं होंगे, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। और जो छोटे छोटे नेता हैं, छोटे छोटे दल हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, उनका फिर राजनीति में कोई स्थान नहीं रहता है। यही बात स्वतंत्र देव सिंह जी भी कह रहे थे। कुछ देर पहले वो मंच पर थे इसी कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संघर्ष नहीं करती, उन्हें पसीना बहाना नहीं आता, वो इसी कमरों से काम करती, इसी वजह से नहीं जीतती है। लेकिन देखिए, मैंने तो 4 साल जब 19 के बाद, चुनाव के बाद, और हमारी पार्टी को बहुत कम समय हुआ है, हमने 75 जिलों में एक बड़ा संघर्ष, बड़ा संगठन बना लिया है।
और हमने घूम घूम करके देख भी लिया है। तो पहले तो जमीनी स्तर लोगों को जा करके बनाना चाहिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में आप गुन्नौर से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस तरह की भी अटकलें तेज हैं। ये वही सीट है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करिएगा, 2004 में यहां पर मुलायम सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। देखिए, कार्यकर्ताओं ने वहां पर मांग की है। वैसे तो मैं तो लगातार आप लड़ेंगे वहां से या नहीं लड़ेंगे? जसवंत नगर इटावा में से विधायक हैं, लगातार 5 बार लगातार वहां से विधायक रहे हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम खबरें तो ये है कि आपके बेटे वहां से लड़ने वाले हैं। आप देखिए, वो तो जनता, वो पार्टी तय करेगी कौन कहां किससे लड़ेगा, पार्टी तय करेगी। नहीं, हो सकता है कि इसकी वजह बीजेपी के वो आरोप हो जिसमें वो कहते हैं कि देखिए परिवारवाद तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अपने बेटों को आगे बढ़ाने की परंपरा है, यहाँ पर भी भाई भतीजावाद है। इस आरोप के डर से तो नहीं कहीं आप नहीं लड़ाने की सोच रहे हो? देखिए, हमारे परिवार में हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, काम करके। हमारा बेटा भी देखिए 2 बार तो पीसीएफ का चेयरमैन हो चुका है, लगातार घूम रहा है जनता के बीच में घूम रहा है। अगर पार्टी तय करेगी, अगर पार्टी ने निर्णय लिया तो लड़ेगा, पार्टी अगर निर्णय नहीं लेती है चुनाव लड़ने का तो नहीं लड़ेगा। तो आप नहीं तय करेंगे? हम तय नहीं करेंगे, पार्टी तय करेगी। चलिए एक बार फिर से आजम खान के मुद्दे पर आते हैं। आजम खान के साथ जो कुछ हुआ, आप मानते हैं वो अन्याय है? देखिए, एक आजम इस समय जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो हो रहा है, आजम जैसे लोगों पर जो ये परंपरा गलत है। राजनीतिक व्यक्ति पर अगर सैकड़ों झूठे मुकदमे लगा देना, ये परंपरा बहुत गलत है। और यहाँ तक कि इस सरकार में जनप्रतिनिधियों के पूरे अधिकार छीन लिए गए। एक नहीं, देखिए आजम भाई बंद हैं जेल में, अजीम भाई जो पूर्व विधायक रहे, राजनीतिक मुकदमे में उनकी सजा करा दी गई। उसके बाद विजय मिश्रा विधायक हैं भदोई से, ज्ञानपुर विधानसभा से, तो उनको जेल भेज दिया गया। और यहाँ तक कि देखिए जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को मिलाई और उनके परिवार को मिलाई करने का सुविधा होती थी। मैंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से, शासन के अधिकारियों से आग्रह किया कि भाई मिलाई तो करने दो। उन सब पर कितना, जो जेल में है कितना शोषण हो रहा है, वहां के जेल के अधिकारी कितना शोषण कर रहे हैं। आप मानते हैं बहुत गलत हुआ उनके? बहुत गलत हो रहा है। बीमारी में भी उनको अंदर रखा, निधियों को बंद कर देना, झूठे मुकदमे में बंद कर देना। और जेल में पता होना चाहिए, अगर पता लगाना चाहिए कि आज भी 70% लोग झूठे मुकदमों में बंद हैं और उनकी जब मिलाई नहीं हो रही है तो जेल के अधिकारी कर्मचारी उन पर कितना शोषण कर रहे हैं, पता लगाना चाहिए। हमने तो कई बार मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, प्रमुख सचिव गृह जी से भी आग्रह किया, प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जनप्रतिनिधियों के पूरे अधिकार ले लिए गए हैं। कोरोना के नाम पर 2 साल हो गए हैं, किसी की जेल में जो बंद हैं, झूठे बंद हैं, उनसे मिलाई भी नहीं हो पा रही। और आप देख ही रहे हो, कहीं पर भी नामांकन नहीं लोग कर पाए। इस चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में नामांकन नहीं कर पाए। कोऑपरेटिव के चुनाव में नामांकन नहीं कर पाए। पूरी सूची चली आई कि केवल इनका नामांकन होगा। शिवपाल जी, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, बहुत मजबूत पार्टी से लोहा लेना है। और इसकी एक बानगी हमने देखी थी संसद भवन के बाहर। शिवपाल यादव भी उस चीज का समर्थन करते हैं कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ विलय करके समाजवादी पार्टी देख चुकी है,
तो अब दूध का जला छाछ तो फूक फूक कर कम से कम पीना ही चाहिए। रामगोपाल यादव जी भी पहुंचे थे वहां पर, कह रहे थे कि पेगासस जासूसी मामले की जांच होनी चाहिए और इस पर हम कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ हैं। देखिए, मेरी तो पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, उसके बाद अन्य पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टियां भी हैं, बसपा भी है, बड़ी पार्टियां हैं। तो अगर प्राथमिकता है, अगर समाजवादी पार्टी से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम किसी बड़ी पार्टी, एक पार्टी से जरूर समझौता करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। मैं इतना जानता हूं, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी ए बी सी डी और कितने जहां ऑप्शन पर है आपके पास शिवपाल देखिए, जी? जहां पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं ऑप्शन उसी ए की समाजवादी पार्टी, देखिए, हाँ, ऑप्शन उसी बी की कोई सरकार, बड़ी पार्टी उसी आपने की बोला। 2022 में सरकार होगी। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके भी कई सेशंस हुए, उनके भी नेता यहाँ पर मौजूद है, उनका क्या रोल देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में? क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनका वोट बैंक कितना मायने रखता है शिवपाल यादव जी के? देखिए, वैसे तो वोट तो काफी है बैकवर्ड का, पिछड़े लोगों का, लेकिन उनके नेताओं को पहले स्थिर रहना चाहिए, जमीनी स्तर पर उनको काम करना चाहिए। जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, स्थिर रहेंगे नहीं, आज इधर कल उधर, फिर पता नहीं क्या बोले। तो पहले उन्हें अपना स्तर ठीक रखना चाहिए, संघर्ष भी करना चाहिए पहले जनता के बीच में। बहुत सी समस्याएं हैं जनता की, तो उनके बीच में, जनता के बीच में रह करके संघर्ष भी करना चाहिए। बातों से कुछ नहीं होना है। एक संघर्ष किसान भी कर रहे हैं शिवपाल जी, उनको कितना सपोर्ट देते हैं आप, कितना समर्थन देते हैं? उनकी मांगे जायज है? जो भी कृषि कानून बना है, जो भी 3 कानून लाए हैं, तीनों किसान विरोधी कानून है, और 7 महीने से राकेश टिकैत के नेतृत्व में पूरे देश का किसान धरने पर बैठा है। हम तो राकेश टिकैत से कहेंगे, निकलें इस 2022 के चुनाव में, जनता के बीच रहें, चुनाव लड़ें और मजबूती के साथ किसानों की समस्या रख कर, वो भी आने वाले हैं सरकार के खिलाफ लड़ करके जी विधानसभा में आए और मजबूती के साथ किसानों की बात को रखें और मनवाएं। तो आप समर्थन देते हैं उन्हें? बिल्कुल समर्थन है हमारा। राकेश टिकैत को पूरी तरह से, जितने भी किसान वहां पर बैठे हैं उनको पूरी तरह से समर्थन है। क्योंकि किसान कितना, पूरे देश का अन्नदाता की हालत क्या है, दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अन्नदाता की स्थिति आज क्या है, सड़कों पर बैठा हुआ है। एमएसपी नहीं दे पाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पाई सरकार, झूठे वादे किए हैं। हम भी मिनिस्टर रहे हैं, हमारे पास भी मंडी जब विभाग था, पता लगा लेना, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एक आदेश में, पूरे किसानों को पूरे प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया था। लेकिन यहाँ तो किसानों को कहीं पर भी, पिछले साल धान का मूल्य 2400 रुपए था, इस साल कहीं 1100, कहीं 1200, 1300 रुपए से ज्यादा कुंटल नहीं मिला है। उसी तरीके से इस वर्ष भी गेहूं की खरीद में 1975 रुपए किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी 1600 रुपए से ज्यादा किसानों को नहीं मिला है। तो बताइए, जब अन्नदाता की इस देश में ये स्थिति हो तो फिर अन्नदाता, फिर तो हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। सरकार तो ये कह रही है बिल वापसी नहीं होगी, बातचीत हो सकती है, उसके रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन बिल वापस नहीं हम होगा। तो कहेंगे पूरे देश का किसान एक हो जाए, और जिस दिन किसान पूरे देश का एक हो जाएगा तो फिर तो या तो वापस ले लेगी या फिर यहाँ से। तो यूपी चुनाव में ये भी एक अहम मुद्दा होगा, किसान आंदोलन। बिल्कुल, किसान आंदोलन भी होगा, भ्रष्टाचार भी होगा, महंगाई भी होगी, कोरोना में भी जो असफल रहे। कैसे आंकते हैं आप योगी जी के कामकाज को कोरोना के दौरान? देखिए, वैसे तो आपने सुना ही होगा, विधानसभा में मैंने
कहा था कि योगी जी ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नौकरशाही उनके कब्जे में नहीं है। जो हाल तहसीलों में है, जो हाल थानों में है, बिना रिश्वत के कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार तो योगी जी की सरकार तो ये कहती है भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार तो इस तरीके से थानों और तहसीलों में पस रहा है, बिना पैसे के कहीं काम हो ही नहीं रहा। शिवपाल जी, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस चुनाव में जो कि सबसे प्रमुख तौर पर पार्टियों को जीत या फिर हार का मुंह दिखाएंगे। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? देखिए, राम मुद्दा तो ये जो मंदिर बन गया है तो हल हो ही चुका है, लेकिन हिंदू और मुसलमान के नाम पर अब राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई पर रोक लगना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। पहले तो पेट की भूख, जो करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हो गया है वो तो राम मंदिर के, हम तो कहेंगे मंदिर बनाइए, जल्दी बनाइए। आपको लगता है कि 2023 का जो लक्ष्य रखा है मंदिर निर्माण का, उस लक्ष्य तक कंप्लीट हो जाएगा मंदिर? नहीं, बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए। रामलला के दर्शन हम भी करें। हम तो जाते हैं हर मंगल को, वैसे भी मंदिर जाते हैं। हम तो चाहेंगे कि अयोध्या भी हम जल्दी जाएं रामलला के दर्शन करने। गुन्नौर और जसवंत नगर दोनों में स्थिति स्पष्ट नहीं करी आपने। कहां से आप चुनाव लड़ेंगे, कहां से आपका देखिए, बेटा चुनाव लड़ेगा? अभी हम जसवंत नगर से विधायक हैं और अगर हमारी पार्टी कहेगी तो हम जसवंत नगर से लड़ेंगे। जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। आप अपने बेटे के लिए एक सेफ सीट का चुनाव करेंगे या अपने लिए? अब देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। सर, पार्टी के मुखिया आप हैं। देखिए, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है, तो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड जब तय करता है उसी को टिकट दिया जाता है। जो पंचायत चुनाव हुए शिवपाल जी, उससे भी कुछ चीजें, कुछ लेसन लिए होंगे आपकी पार्टी ने। देखिए, उससे भी बहुत सारे संकेत गए, उससे भी ये कहा गया कि बैक एंड सपोर्ट आपका अपने भाई को ही था, भतीजे को ही था, तभी इतनी सीटें आई। देखिए, इसको समाजवादी पार्टी को इससे सबक सीख लेना चाहिए। जब हम अपने जनपद इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जो हमारा अखिलेश के साथ हमारा जो भतीजा था, जब मैंने उसे समर्थन दे दिया, जब मैंने उसे समर्थन दिया, हम मिलकर के चुनाव लड़े और उसमें एक गुट था समाजवादी पार्टी का विद्रोही गुट, जो जिसमें एक अध्यक्ष था, अध्यक्ष के साथ उसके साथी थे जिला अध्यक्ष। उसने भी 14 प्रत्याशी लड़ा दिए। उसके बावजूद हम दोनों मिलकर के 22 प्रत्याशी, 24 में 22 प्रत्याशी जीते। एक बीजेपी जीती, एक चंद्रशेखर की पार्टी का प्रत्याशी जीता। वो भी आए थे आज यहाँ? हाँ, वो चंद्रशेखर रावण, तो एक उनका प्रत्याशी जीता और सब दोनों मिलकर के हम जीते। और हमारे विधानसभा में 4 ब्लॉक प्रमुख की सीटें थीं, 3 तो निर्विरोध हुई, एक पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर के हमारे प्रत्याशी के खिलाफ लड़े और सब ब्लॉक में भी हम भारी मतों से जीते। तो उनको समाजवादी पार्टी के लोगों को सबक लेना चाहिए। अगर हम 10 लोग इकट्ठे हो जाते तो ऐसे शायद 25-30 सीटों पर हम लोग मिलकर के निर्विरोध हो सकते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी चुनाव के लिए आपको। तालियों के साथ हम शिवपाल जी का धन्यवाद करेंगे और अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे।